नमस्कार दोस्तों। मैं ठीक नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रदीप प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड यूरो ऑन्कोलॉजी, यशोदा हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद से आप लोगों के साथ आज इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम के ज़रिए जुड़ा हूँ। और आज जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में मुझे देख रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले हमसे जुड़ने के लिए। और ये मैं इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊं। ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले करीब 1 डेढ़ महीने से, जब से ये कोविड-19 सेकेंड वेव का अचानक से जिस तरह से जितनी स्पीड से ये बढ़ा है, उसके कारण बाकी जो सारी बीमारियां हैं, वो उन सबों के ट्रीटमेंट में काफ़ी डिले हो रहा है, या ऑलमोस्ट करीब-करीब सारे ही बहुत मेजर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल हो गए हैं, जिसकी वजह से बाकी सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट करीब-करीब नहीं के बराबर हो रही है। और सारे ही मरीज़ जो जो लंबे समय से, चाहे मेडिकल या सर्जिकल बीमारियाँ किसी भी तरह की हो, चाहे जैसे हमारी यूरोलॉजिकल समस्याएँ जैसे भी हैं, चाहे किडनी किडनी स्टोन्स हैं, प्रोस्टेट है, या यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर या ब्लैडर कैंसर है। ये सारे ही पेशेंट्स जो है सो इस वजह से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे उनकी बीमारियों का इलाज हो, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सारे ही मेजर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल हो चुके हैं। और सब जगह जो है सो कि ऑलमोस्ट कोविड-19 के पेशेंट्स से फुल्ली ऑक्यूपाई हैं, और कहीं भी और बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 के प्रेजेंस में पिछले 1 डेढ़ महीने से में क्या यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ेज़ हैं, उसके ट्रीटमेंट में पहले क्या डिफ़िकल्टी आई है, क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं, और मैं अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, जैसे पिछली साल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, पिछले मार्च अप्रैल में, उस वक्त हमारा ये एक्सपीरियंस था कि जैसे कई सारे पेशेंट जो हमें फरवरी मार्च तक जो हमारे रेगुलर फॉलोअप में थे, अचानक से वो लोग कोविड लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद डर की वजह से वो हॉस्पिटल में रेगुलर नहीं आए, और उन्होंने हमें फिर नेक्स्ट फॉलोअप जो है सो ऑलमोस्ट पिछले जुलाई अगस्त में ही जाके जो है सो फॉलोअप किया था। उस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनके अंदर कोविड का भय इतना ज़्यादा भर गया था कि उन्होंने अपनी बीमारी की जो सीरियसनेस थी उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जैसे कई सारे पेशेंट जो थे, जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट थे, जिनके स्टोन्स की वजह से किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, जिनको हमने अर्जेंट सर्जरी एडवाइस करी थी, वो फिर कोविड की वजह से जो है, तो वो लॉकडाउन की वजह से वो करीब 3-4 महीने बाद जब हमारे पास आए, तो उनका किडनी फंक्शन जो है तो कि काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। कई सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आए जो कि इनिशियल मार्च के टाइम में जो है तो कि जिनका सिर्फ स्टोन्स की वजह से सिर्फ किडनी की ऑब्स्ट्रक्शन थी, बट किडनी का फंक्शन प्रिजर्व था। उस वक्त अगर जो है तो टाइमली अगर उनकी सर्जरीज हो जाती, तो उनका किडनी का फंक्शन बच जाता। लेकिन जब वो हमारे पास लौट के आए जुलाई अगस्त में, उस समय तक कई सारे लोग ऐसे आए हमारे पास जिनकी किडनी ऑलमोस्ट कंप्लीटली खराब हो चुकी थी, और अल्टीमेटली हमें पत्थर निकालने के बजाय उनका किडनी निकालने का फिर ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसे ही कई सारे ऐसे ही जैसे कई सारे कैंसर के केसेस में जैसे हुआ, जैसे खासकर प्रोस्टेट कैंसर या ब्लैडर कैंसर, जो बीमारियां तेजी से फैलती हैं, ये सारे जब हमारे पास कई सारे पेशेंट्स हमने देखे जो कि फरवरी मार्च 2020 के टाइम में वो लोग एकदम ऑपरेबल स्टेट में थे, लोकलाइज्ड डिजीज थी, जिस वक्त अगर उनकी सर्जरी हो जाती तो वो बिल्कुल अपने कैंसर से कम्प्लीटली क्योर हो जाते। लेकिन कोविड के डर की वजह से जो है तो उन लोगों ने जो है तो फॉलोअप ही नहीं करा, और जब हमारे पास वो जुलाई अगस्त तक लौट के आए, तब तक उनके कैंसर्स जो है तो वो मेटास्टेसिस हो गए, मतलब शरीर के अन्य हिस्सों में फैल फैल गए, जिसमें कि कोई भी सर्जरी की गुंजाइश ही नहीं ना बची। उसके बाद उन सबों को हमें मजबूरी में जो कीमोथेरेपी और
बाकी जो पैलिएटिव मेडिसिन होती है, हमें बस उन्हीं से मैनेज करना पड़ा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोविड 19 का ये सेकेंड वेव डेंजरस है। इसमें हम कोई भी लापरवाही बरतने का कोई भी इसमें स्कोप नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हमें बाकी बीमारियों को भी इग्नोर नहीं करना है, जो जिनका खतरा, जैसे कि कैंसर की बीमारियां हैं, उनका खतरा वो जान के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सीवियर कोविड 19 हो सकती है। आप सब जानते हैं कि कोविड 19 में जो है सो 98% जो कोविड के इन्फेक्शन होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं। मतलब कि वो सिंपल जो है सो कि सिम्टोमेटिक वो फीवर या चेस्ट इन्फेक्शन ये होते हैं, जो कि मेडिसिन वगैरह से और मेडिसिन और प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो 2 हफ्ते में यूजुअली ठीक हो जाते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स को, कई सारे ऐसे ही पेशेंट जिनको कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ करीब 2% पेशेंट ही ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, और जो हमारी कंट्री की जो केस फैटेलिटी रेशियो है, मतलब कि जो डेथ रेशियो है कोविड 19 की, वो 2% से भी कम है। तो इस कंडीशन में हमें ये भी देखना है कि कोविड 19 का प्रॉपर इलाज हो या प्रॉपर केयर रखा जाए, लेकिन ये है कि बाकी बीमारियों की भी ट्रीटमेंट नज़रअंदाज ना करी जाए, क्योंकि जिनकी वजह से जो हो सकता है कि पेशेंट की कोविड 19 से कभी इन्फेक्ट ना हो, लेकिन वो अपनी ही बीमारियों से इतना ज़्यादा डेंजर उनको क्रिएट हो जाए, खासकर जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, कि वो अपनी ही बीमारियां उनकी इतनी बढ़ जाए 2-3 महीने में कि वो किसी भी क्योर के लायक ही ना बचे। इन सारे प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए ही यशोदा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारा यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट संजय नगर है, उसको हमने एक टोटली नॉन कोविड हॉस्पिटल की तरह हमने पिछले 2 हफ्ते में हमने जो है तो रेडी किया है, जिसको हम पूरी तरह से बाकी बीमारियों के लिए, बाकी मेडिकल या सर्जिकल बीमारियां जो भी हैं, जो कि कोविड 19 की वजह से नज़रअंदाज हो रहे हैं, जिनके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है कहीं, हम उनको केटर करेंगे, हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हम मुहैया कराएंगे। हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में सारे कोविड 19 रिलेटेड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। सारे पेशेंट्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। कोई भी ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी कोविड 19 रिलेटेड पेशेंट वहाँ पे ना हो। वहाँ पे कोविड 19 से रिलेटेड पेशेंट्स की अभी ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। कोई भी पेशेंट कोविड 19 का वहाँ पे एडमिटेड नहीं है, और ये उस हॉस्पिटल के सारे फैसिलिटीज़ को इस तरह से पिछले 2 हफ्तों में डेवलप किया गया है ताकि सारी ट्रीटमेंट, चाहे वो सारी सर्जरीज, रूटीन सर्जरीज या सेमी इमरजेंसी सर्जरी एंड इमरजेंसी सर्जरी, जो कि बिल्कुल ही रिक्वायर्ड है, जो पोस्टपोन नहीं की जा सकती है, उन सबको जो है तो हम विदिन एक टाइम फ्रेम में हम उनको ट्रीट करें। जो सर्जरी जो रिक्वायर्ड है, सेमी इमरजेंसी एंड इमरजेंसी सर्जरी, उनको हम ट्रीट करें। रूटीन सर्जरीज जिनमें जो डिले करी जा सकती है, हम उनको पेशेंट टू पेशेंट बेसिस, हम केस टू केस बेसिस हम उनको असेस करते हैं। जो सर्जरी डिले की जा सकती हैं, हम उनको पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो 2 या 4 हफ्तों में रुक के भी वो कर सकते हैं। लेकिन जो सर्जरी डिले नहीं करी जा सकती है, हम उनको प्रॉपरली ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम उनको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो रिगार्डिंग यूरोलॉजिकल केयर, मैं आपसे बस कुछ बातें और करना चाहूँगा, जिसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। यूरोलॉजिकल केयर में 3 या 4 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सेमी इमरजेंसीज में आती हैं। मैक्सिमम कई सारी जो है तो इलेक्टिव जो डिजीजेज होती हैं, उनके ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस या हम टेली कंसल्टेशन जो हम ऑफर कर रहे हैं, वीडियो कंसल्टेशन जो हम ऑफर कर रहे हैं, उनसे भी करी जा सकती है। जैसे जो पेशेंट या पुराने पेशेंट्स हैं, जैसे प्रोस्टेट डिजीजेस के या जैसे एंड्रोलॉजी के या यूरिनरी इन्फेक्शंस के, जो माइल्डर केसेस हैं, जो पहले से हमारे फॉलोअप में हैं, वो सारे अभी हॉस्पिटल नहीं आके भी वो वीडियो कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी ले सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं।
बट जो कुछ बीमारियां जिनमें अर्जेंसी की ज़रूरत होती है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर्स, जैसे जो यूरोलॉजिकल यूरो ऑन्कोलॉजी के अंदर जो कैंसर्स आते हैं वो है प्रोस्टेट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर एंड पिनाइल कैंसर एंड एड्रिनल कैंसर। ये सारे ही कैंसर्स ऐसे हैं जो कि अगर जिनमें अगर 2 से 4 हफ्ते का भी अगर डिले होता है तो ये बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन बीमारियों के ट्रीटमेंट को डिले नहीं किया जा सकता है, और हम ये सारे ही जो पेशेंट्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कोई भी यूरोलॉजिकल कैंसर है तो आप बिना डरे बेझिझक आप यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट संजय नगर में आप आइए, हमसे कंसल्ट करिए और आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको गाइड किया जाएगा। ये एक टोटली नॉन कोविड सेंटर है, यहाँ पे आपको कोई कोविड-19 से खतरे की ज़रूरत नहीं है। अनदर प्रॉब्लम जो है वो है किडनी स्टोन्स। छोटे-मोटे किडनी स्टोन्स को आप जो है सो अभी इलेक्टिव बेसिस पे आप डिले कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किडनी स्टोन्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे यूरेटर में अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको आप 2 या 4 हफ्ते से ज़्यादा आप डिले नहीं कर पाएँगे। क्योंकि किडनी को खराब होने में सिर्फ़ 4 हफ्ते का ही समय लगता है, अगर किसी स्टोन ने किडनी को कंप्लीटली ब्लॉक किया है। तो बेटर है कि आप अगर ऐसे आप यूरेट्रिक स्टोन से अगर सफ़र कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्टिंग किडनी स्टोन से अगर सफ़र कर रहे हैं, किडनी में स्वेलिंग आ रही है या आपका क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है, तो आप बेटर है कि आप टाइमली हमसे कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट आप ऑन अ अर्जेंट बेसिस आप करवाइए। प्रोस्टेट के जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के जो पेशेंट है वो मोस्टली इलेक्टिव पेशेंट्स होते हैं, वो घर पे मैनेज हो सकते हैं, आप टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका पेशाब बिल्कुल रुक गया है, जिनका पेशाब हो ही नहीं पा रहा है, ऐसे पेशेंट्स को हमारे पास हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि उनके फिर प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जिन भी पेशेंट्स का फ़ॉलो-अप में जो है सो क्रिएटिनिन बढ़ा है या पीएसए बढ़ रहा है, इन सब में जो है किडनी डैमेज या प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क होती है, इसको आप ना डिले करें और आप टाइमली आप हमें कंसल्ट करिए। अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। मिस्टर हनी गिल जी ने सवाल पूछा है कि गुड मॉर्निंग सर, समटाइम्स आई गेट यूरोसेप्सिस पस सेल्स इन यूरिन, हाउ कैन आई अवॉइड दैट? हनी जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यूरोसेप्सिस जो मेरे टॉपिक में जो है, तो यूरोसेप्सिस एंड यूरिनरी इन्फेक्शन समहाउ वो जो मिस हो गया, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया। यूरिनरी इन्फेक्शन देखिए माइल्ड हो सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट और बहुत सीवियर हो सकते हैं। जैसे कोविड होता है, कोविड माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, बहुत सीवियर होता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। माइल्ड यूरिनरी इन्फेक्शन जो है, या यूरिन में खाली पस्सेल अगर जा रहे हैं, अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है, कोई सिम्टम या फ्लैंक्स में अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ माइल्ड बर्निंग है मिक्सचरेशन में, तो ये आपके जो है तो यूजुअली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन के साइन होते, मतलब ब्लैडर इन्फेक्शन का साइन होता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं होती है। आप इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं या हमें आके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मोस्टली आप ओरल एंटीबायोटिक और जो यूरिनरी ट्रैक को रिलैक्स करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं, उन्हीं पे आपके सिम्टम्स रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन यूरिनरी इन्फेक्शन कई कई बार सीवियर भी हो सकते हैं, खासकर जब वो किडनी में इन्फेक्शन होता है, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, या जब किडनी में पस बन जाता है, जिनको पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ये केसेस इमरजेंसी होती है, इसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैंक्स में अगर पेन हो रहा है, साथ में अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और यूरिन कल्चर आपका पॉजिटिव है या पस सेल अगर आ रहे हैं, पहले आपके पास रिपोर्ट्स हैं और ओरल एंटीबायोटिक आपने लिया है, जिसके बावजूद भी आपका फीवर चले जा रहा है और आपके पेन में कोई आराम नहीं है, तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में हमारे आके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी में इन्फेक्शन या पाइलोनेफ्राइटिस के फीचर हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी स्टोन्स की वजह से जैसे कि किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो और किडनी में पस बन रहा हो। तो ये सब केसेस इमरजेंसी बेसिस पे ट्रीट किए जाते हैं, चाहे ये इन्हें एडमिट करके आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाएं एंटीबायोटिक के, चाहे अगर कोई गुर्दे में अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट को खोलने के लिए जो भी तरीके हैं या उसका इलाज किया जाए, या सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स हैं जो कि मतलब आपके ओरल एंटीबायोटिक के बावजूद भी अगर जो है तो दिक्कतें अगर बनी हुई है, तो आप बेझिझक बिना डरे
अस्पताल में आके अर्जेंट ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करें। दूसरा सवाल प्रज्ञा मिश्रा जी का है, डज वेटिंग रूम हैव इनफ सीट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? यस मैडम, हमारे इस हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वेटिंग रूम में 2 मीटर्स का मिनिमम स्पेस बिटवीन टू पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स को रखा जा रहा है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक पेशेंट्स के अटेंडेंट्स की एंट्री मिनिमाइज करें, एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट हम अलाउ कर रहे हैं। एंड वी आर एनकरेजिंग दैट द पेशेंट्स हु आर वॉकिंग हु डज नॉट नीड एन अटेंडेंट टू कम, जिनको अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, हम एनकरेज करते हैं कि सिर्फ पेशेंट ही जाएँ एंड अटेंडेंट ना आए। तीसरा सवाल मिस्टर विकास चौहान जी का है, इज प्रॉपर सैनिटाइजेशन बीइंग मेंटेन्ड इन योर हॉस्पिटल? विकास जी, हमारे हॉस्पिटल में सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द हॉस्पिटल हर जगह सैनिटाइजर्स के स्टैंड लगाए गए हैं और हर जगह साइन बोर्ड्स प्रॉपर लगाए गए हैं कि कहाँ पे सैनिटाइजर्स उपलब्ध हैं। हर जगह हमने साइन बोर्ड, हॉस्पिटल की एंट्री पे ही साइन बोर्ड्स लगे हैं। बिना मास्क के हमारे हॉस्पिटल में एंट्री अलाउड नहीं है। और हर चेक पॉइंट पे हॉस्पिटल के स्टाफ एंड नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो भी पेशेंट या अटेंडेंट आए वो प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को सैनिटाइज करें और प्रॉपर तरीके से अपना मास्क पहने, तभी उनको एंट्री दी जाती है। अगला सवाल हेमा बिश जी का है कि इज प्रॉपर सैनिटाइजेशन बीइंग मेंटेन्ड? यस हेमा जी, मैंने अभी उसी के बारे में पूरा जवाब दिया है। सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था है। और सैनिटाइजेशन की जहाँ तक सैनिटाइजेशन नॉट जस्ट पेशेंट्स के लेवल पे, सैनिटाइजेशन का ख्याल इवन स्टाफ के लेवल पे भी रखा जा रहा है। सारे स्टाफ रेगुलरली अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं और सारे ओटीज में भी जो है तो या इवन इन्वेस्टिगेशन जो सीटी स्कैन की मशीनें हैं, एक्सरे की मशीनें हैं, ये सारी मशीनें भी जो है तो कि एवरी पेशेंट्स के बाद जो है तो मशीनें भी सैनिटाइज करी जाती है ताकि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन का कोई भी रिस्क किसी भी पेशेंट को ना हो। अगला सवाल मिस्टर आनंद त्रिपाठी जी का है, व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन? आनंद जी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसमें जो है तो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन इसकी पैथोलॉजी वैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको जवाब दूंगा। किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन के 2 या 3 मेजर कारण होते हैं। या तो किडनी में कोई रुकावट हो, या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, या हमारे खान पान या पानी पीने के जो हमारा डाइटरी फ्लूइड इंटेक है, इन सब में कोई प्रॉब्लम हो, इनकी वजह से जो है तो किडनी स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा जेनेटिक और हेरिडिटरी कॉजेज भी होते हैं, बट वो उसमें जब स्टोन्स बनते हैं यूजुअली वो बचपन में ही बन जाते हैं। कई सारे मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, मतलब शरीर की दूसरी बीमारियां जैसे लिवर की बीमारियां हो या इंटेस्टाइन की बीमारियां हो, उनकी वजह से भी सेकेंडरीली जो है तो अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर पुअर होता है बॉडी में, उसकी वजह से भी स्टोन्स बनते हैं। बट जो सबसे कॉमन जो रीज़न है स्टोन्स बनने के, वो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम पानी पीना। मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन होती है, उनका जो नॉर्मल वाटर इनटेक है वो 2 लीटर से कम होता है, मतलब दिन में वो 8 ग्लास से भी कम पानी पीते हैं। अगर हम 10 से 12 ग्लास अगर हम पानी रेगुलरली अगर हम पिए, तो कोई भी किडनी स्टोन बनने का रिस्क 80% तक कम उसी से हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा यूरिन कंटिन्यूसली अगर जो है तो कि फ्लो अगर हो रहा है, तो कोई भी क्रिस्टलाइजेशन के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं और किडनी स्टोन्स बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। उसके अलावा कुछ डाइटरी कुछ परहेज जो लोग जैसे ऑक्जेलेट रिच फूड्स होते हैं, जैसे नट्स, चॉकलेट, रेड मीट एंड ब्रिंजल, ये सब चीज़ें जो लोग ज़्यादा खाते हैं, उनमें जो है तो स्टोन्स बनने की टेंडेंसी थोड़ी रहती है ज़्यादा। लेकिन ये अगर आप मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि ये सब फूड्स खाने कम्प्लीटली बंद कर देने चाहिए। अगर एक मॉडरेट अमाउंट में अगर आप चाहे
कुछ भी नॉन वेज लेते हैं, चाहे आप ब्रिंजल लेते हैं या नट्स लेते हैं, तो इट इज़ नेवर हार्मफुल कि एक मॉडरेट अमाउंट में कोई भी चीज़ आप खाते हो उससे स्टोन्स का बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। और बाकी अगर किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन या कुछ होते हैं तो उसका अगर टाइमली इंटरवेंशन अगर हो जाता है तो यूरिनरी स्टोन्स बनने के रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। अगला सवाल है हेमा बिश जी का, डज योर स्टाफ वेयर पीपी किट्स एंड शील्ड? हेमा जी, यस, हमारे सारे स्टाफ ओपीडी में एंट्री पे, हॉस्पिटल की एंट्री पे और सारे ही जब इन्वेस्टिगेशन जब होते हैं सारे ही स्टाफ जो है तो एडिक्वेट डबल मास्क यूज़ करते हैं, फेस शील्ड यूज़ करते हैं। पीपीई किट्स का यूज़ आउट पेशेंट सेटिंग में और इन्वेस्टिगेशन रूम में पीपीई किट्स का रिकमेंडेशन नहीं है, both by ICMR as well as the government, and adequate research has proved that कि पीपीई किट का इन जनरल बाहर पब्लिक पे कोई यूज़ नहीं है। एक डबल मास्किंग और फेस शील्ड एडिक्वेट होता है जो हमारे सारे स्टाफ इंश्योर करते हैं। पीपीई किट्स का यूज़ तब होता है जब कोई ओटी में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या जब हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का हम केयर कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं एडमिट किए जाते हैं। और हॉस्पिटल जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि सारे स्टाफ पीपी किट पहने, मरीज की सेफ्टी के लिए भी और सारे स्टाफ की सेफ्टी के लिए भी। तो यस, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पीपी किट सारे पहनते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मिनिमम डबल मास्किंग और फेस शील्ड सारे ही स्टाफ यूज़ करते हैं। अगला सवाल विकास चौहान जी का है, व्हाट कॉजेज यूरिनरी डिसऑर्डर? विकास चौहान जी, यूरिनरी डिसऑर्डर देखिए बहुत ही ब्रॉड रेंज है। ये स्टोन्स इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक रेंज करते हैं और हर बीमारी का कारण अलग अलग होता है, लेकिन सबसे कॉमन कारण जो हमारी कंट्री में सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो यूरिनरी इन्फेक्शन और यूरिनरी स्टोन्स। तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कारण है वो है कम पानी पीना। अगर आप एडिक्वेट अपना वाटर इनटेक रखते हैं, यूरिनरी हाइजीन मेंटेन करते हैं। यूरिनरी हाइजीन का मतलब है कि जब आप पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि टोटल मतलब ये क्लीन एरिया यूज़ करें, या जैसे अगर पब्लिक अगर टॉयलेट यूज़ करते हैं तो टॉयलेट सीट को अगर आप सैनिटाइज करते हैं, इन सब चीज़ों से जो है तो यूरिनरी इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। यूरिनरी स्टोन्स के प्रिवेंशन का मैंने ऑलरेडी पिछले सवाल के आंसर में पूरा डिटेल आंसर दिया है। अगला सवाल है पिंटू चौधरी जी का, हाउ डू आई एश्योर माई सेल्फ दैट आई विल नॉट गेट कोविड फ्रॉम योर हॉस्पिटल? पिंटू जी, ये हमारे स्टाफ और ये हमारे हॉस्पिटल ये इंश्योर करता है कि कोई भी पेशेंट जो हमारे यहाँ जो आ रहा है, ना ही उस पेशेंट से किसी स्टाफ को कोई रिस्क हो, ना ही किसी स्टाफ से किसी पेशेंट को रिस्क हो, और मैक्सिमम पॉसिबल सैनिटाइजेशन, फेस शील्ड एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड पीपी किट्स। जहाँ पे भी मैंने पिछले सवाल के आंसर में भी ये बात बताया है कि सारे ही स्टाफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन और फेस शील्ड और डबल मास्किंग का यूज़ कर रहे हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी पेशेंट भी बाहर से आ रहा है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करी जाए। कोई भी हम जो प्रोसीजर करते हैं, कोई भी सर्जरी हम करते हैं, बिना कोविड आरटी-पीसीआर के निगेटिव कोविड आरटी-पीसीआर होने के बावजूद भी हम एचआरसीटी चेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं उन पेशेंट का जो कि सर्जरी के लिए प्लान्ड होते हैं, क्योंकि हम 1% भी रिस्क हम नहीं रहने देना चाहते हैं कि कोई पेशेंट जो है तो फॉल्स निगेटिव कोविड रिपोर्ट की वजह से भी ऑपरेट हो, जिससे किसी भी ओटी स्टाफ को या दूसरे किसी भी पेशेंट को या आईसीयू में किसी को भी कोई रिस्क हो। तो हमारी तरफ से और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मोर देन 100% ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी पेशेंट्स को क्रॉस इन्फेक्शन किसी भी वजह से ना हो। अगला सवाल पिंटू चौधरी जी का ही है कि कैन आई गेट ऑपरेटेड इन सच टाइम्स? पिंटू जी, मैंने अपने इनिशियल टॉक में मैंने बोला कि मैंने बताया कि जो इलेक्टिव जो सर्जरीज हैं जिनसे पेशेंट को दिक्कतें बहुत ही माइल्ड हैं, कुछ सर्जरीज पोस्टपोन करी जा सकती हैं और उनको हम पोस्टपोन करने की सलाह भी देते हैं मरीजों को कि ताकि पेशेंट को हम एक इन्फॉर्म्ड हम सारी पॉसिबिलिटीज़ हम और ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शंस उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, और जहाँ पे सर्जरी पोस्टपोन करी जा सकती है इलेक्टिव केसेस में हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं
कि वो पोस्टपोन करा सकते हैं। लेकिन जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग हैं, होनी है, वो सर्जरीज हम बिल्कुल विदाउट फेल प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ और पूरा प्रॉपर केयर के साथ पीपी किट्स के साथ हम उनको ऑपरेट करते हैं। और सारे सेमी इमरजेंसी केसेस, जैसा मैंने आपको बताया कि कैंसर के केसेस या ऑब्स्ट्रक्टिंग यूरिनरी स्टोन्स हो या किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो या सीवियर यूरिनरी इन्फेक्शन हो, जिन केसेस में वेट नहीं किया जा सकता है, उनमें जो अगर ऑपरेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको टाइमली हम ऑपरेट कर रहे हैं विथ ड्यू प्रिकॉशंस। अगला सवाल है मिस्टर अमान सिद्दीकी का। Since you have done your fellowship in robotic surgery, so you are the perfect person to answer this question. Recently, we have bought Da Vinci surgical system aiding in surgery. Is it worth its cost? Also, comment about the future of robotic surgery in India. अमान जी, रोबोटिक सर्जरी ने पिछले 15 सालों में यूरोलॉजिकल सर्जरीज में, खासकर जो पेल्विक सर्जरीज होती हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की सर्जरी है, इवन जैसे किडनी कैंसर की सर्जरी है, जिसमें कि जो पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी होती है, उसको जो पहले सर्जरी सिर्फ लैप्रोस्कोपिक तरीके से मिनिमली इन्वेजिव तरीके में सिर्फ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही जो कर सकते थे, जिसमें 7-7 8-8 घंटे लगते थे सर्जरी में करने में। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की वजह से ये सर्जरी के टाइम में कमी आई है, सर्जरी की एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर हुई है और सर्जन्स की एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर हुई है और एज अ होल रिजल्ट पेशेंट केयर जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मेजॉरिटी आज की डेट में करीब सारे ही मेजर सर्जरीज शरीर में रोबोटिक सर्जरी से करी गई हैं, चाहे वो यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो, इवन हार्ट की सर्जरी भी रोबोटिक सर्जरी से करी गई है, इवन रोबोटिक थायराइड सर्जरीज होती हैं, रोबोटिक ईएनटी सर्जरीज होती हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का रोल जो शरीर के हर सर्जरी में है, जहाँ पे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हो सकती है, नॉट जस्ट यूरोलॉजी, बट येस robotic surgery has revolutionized few surgical treatments, most importantly prostate cancer treatment. Prostate cancer के ट्रीटमेंट में रोबोटिक सर्जरी की वजह से जो कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल जो होता है, 100% निगेटिव मार्जिन के रेट्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरी, एंड जो पेशेंट की रिकवरी है वो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेटर होती है। हमारे सेंटर पे हम लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी एंड लैप्रोस्कोपिक रेडिकल सिस्टेक्टमी, ये सारी सर्जरीज जो है तो कि हम अभी रूटीनली कर रहे हैं, जो कि सेम बेनिफिट जो रोबोट दे सकता है वो सारी ही बेनिफिट्स हम पेशेंट को देते हैं विद अ डिक्रीज कॉस्ट। हमारे पास 3D लैप्रोस्कोपिक सिस्टम हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसपे हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी एंड लैप्रोस्कोपिक रेडिकल सिस्टेक्टमी हम अभी रेगुलरली कर रहे हैं, एंड इट हेल्प्स डिक्रीज द कॉस्ट फ्रॉम द रोबोटिक सर्जरी लेस देन 50% ऑफ व्हाट जो रोबोटिक सर्जरी, सेम सर्जरी जो रोबोटिक सिस्टम से करी जाएगी, उसी कॉस्ट को हम लेस देन 50% में हम यहाँ पे 3D लैप्रोस्कोपिक सिस्टम पे हम रेगुलरली कर रहे हैं। Also comment about the future of robotic surgery in India. Amanji, future of robotic surgery in India is bright as more and more hospitals are buying robotic system. Even हमारा भी hospital is in the process of buying a surgical robot in a few months, and at our centers also we will be able to provide robotic surgery to all the patients who require it at very low cost compared to many corporate hospitals. That is my hope. And meanwhile, we are doing all these surgeries with 3D laparoscopic system, and we are giving the same benefits to the patient. Next question is from Ravi Dhalanji. I am still on COVID medication. Can I start treatment with you? Mr. Ravi Dhalanji, आप पहले हमें कंसल्ट करेंगे और हम जो भी जिन भी पेशेंट्स को कोविड हुआ है, हम उनके कंडीशन को एसेस करने के बाद कोई भी सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट अगर है, हम उसी के बेसिस पे हम उनको एडवाइस करते हैं।
हम प्रेफर करते हैं कि कोई भी इलेक्टिव सर्जरी जो है तो कोविड नेगेटिव होने के कम से कम 3 से 4 हफ्ते बाद ही करी जाए, ताकि शरीर के एडिक्वेट रिकवरी हो जाए, जिससे वो कोई भी सर्जिकल स्ट्रेस से प्रॉपरली रिकवर हो। लेकिन अगर कोई किसी पेशेंट को कोई अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम प्रॉपर ड्यू प्रिकॉशन के साथ और हम पेशेंट की पूरे असेसमेंट के साथ हम उसमें कोई भी डिले नहीं करते हैं। डेफिनेटली अगर आप कोविड मेडिकेशन पे आप हैं, हम हमसे कंसल्ट करें और हमें एक बार हम पूरा एसेस करने के बाद आपको प्रॉपर रिस्क बेनिफिट के अप्रोच के साथ हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे और आपकी कंडीशन के हिसाब से हम प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट गाइड करेंगे। अगला सवाल है शुभम चौहान जी का, व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट। शुभम जी, प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, देखिए साइड इफेक्ट डिपेंड करता है ट्रीटमेंट की मोडालिटी पे। अगर लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है, अगर उसके लिए सर्जरी करी जा रही है, तो सर्जरी में जो है तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके चांसेस लेस देन 1% होते हैं, बट जो फ्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं, या थोड़ा जो है तो कि माइल्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ 1 to 2 months आफ्टर सर्जरी, विच इज़ रिकवरेबल, जो कि अपने आप जो है 2 महीने में यूजुअली मरीज अपनी पूरी यूरिनरी कंट्रोल को गेन कर लेता है। ये जहाँ तक हम बात करें रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स जैसे कि लॉन्ग टर्म क्रोनिक प्रोक्टाइटिस होता है, सिस्टाइटिस होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है, और लोकल एरिया इन्फ्लेमेशन होते हैं। ठीक है, जहाँ कोई पेशेंट अगर हार्मोनल थेरेपी पे है, तो हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे वीकनेस और ये डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। बट ये सारे जो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स हैं, ये अल्टीमेटली ये इनका नुकसान, ये जो रिस्क, ये साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम, लेस देन 1% लोगों में होता है, और इनका रिस्क जो ट्रीटमेंट की वजह से जो प्रोस्टेट कैंसर का बेनिफिट है उसके कंपेरिजन में ये रिस्क बहुत ही कम है। इसलिए आप कभी भी साइड इफेक्ट्स के बारे में ना सोचें कि अगर सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं, अगर कोई भी कैंसर है, अगर उसका ट्रीटमेंट अगर नेसेसरी है तो आप उसमें डिले ना करें। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स की वजह से जो है तो अगर आप ट्रीटमेंट में डिले करेंगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, रादर देन कि जो थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट जिनका कि चांसेस 1% से भी कम लोगों में हैं। तो आप साइड इफेक्ट्स की वजह से किसी भी बीमारी, किसी भी कैंसर में साइड इफेक्ट्स की वजह से ना घबराएं, प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट लें, और अपने क्लिनिशियन से आप सारे क्वेश्चंस पूछें, सारे साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताए जाएंगे, और एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन के बाद आप डिसीजन लें। अगला सवाल है रवि धालान जी का, इज प्रॉपर टेम्परेचर चेक्स एंड स्क्रीनिंग बीइंग डन एट योर हॉस्पिटल। यस रवि धालान जी, मैंने पहले पिछले क्वेश्चन के भी जवाब में ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी है कि पूरी हमारे यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में सारे केयर, कोविड रिलेटेड सारे केयर लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिलोमैन जी, that I got cured from HPV wards through herbal treatment from Dr. who I met through the internet. I actually couldn't believe it at first, but what? एक second. Cancel. This message is they are just advertising their product, so we'll leave it. Next question is from Mrs. Madhuri Singh ji. Is there anything I can do to prevent prostate cancer? माधुरी सिंह जी, प्रोस्टेट कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क इज एज। प्रोस्टेट कैंसर जो जैसे जैसे एज बढ़ता है, प्रोस्टेट कैंसर जो है मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 द रिस्क इंक्रीजेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट अ प्रोस्टेट कैंसर इज बाय प्रॉपर स्क्रीनिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन के लिए, दैट इज अ क्लिनिक फिजिकल एग्जामिनेशन बाय अ यूरोलॉजिस्ट एंड PSA का ब्लड टेस्ट। PSA इज अ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का ब्लड टेस्ट होता है, बहुत ही अब हर जगह ही अवेलेबल है। ये सारी ही करीब ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइन में सब जगह आफ्टर 50 की एज के बाद सारे ही मेल्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपने एक रूटीन क्लिनिकल विजिट पे PSA का ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, और अगर PSA के ब्लड टेस्ट में कोई भी अगर एलिवेशन अगर आता है तो यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और प्रॉपरली एग्जामिन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन में यही है। इसके अलावा जो है सो ऑयली फूड्स को अवॉइड करना, स्मोकिंग को
रोकना, ओबेसिटी अगर है तो ओबेसिटी को थोड़ा कम करने की कोशिश करनी, ये चीज़ें भी प्रिवेंटिव मेजर्स में हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज PSA स्क्रीनिंग। शुभम सिंह जी का सवाल है, हाउ कैन आई गेट रिड फ्रॉम किडनी स्टोन्स इवन आई ड्रिंक प्लेंटी वाटर, डज इट वर्क? देखिए शुभम जी, छोटे किडनी स्टोन जो होते हैं 5 मिलीमीटर से छोटे, वो मोस्टली जो है तो अगर आप सफिशिएंट अगर आप पानी पीते हैं तो उनसे ही निकल जाते हैं। लेकिन कई सारे जो है तो कि किडनी स्टोन्स का नहीं निकल पाना या फंस जाना या गुर्दे में रुकावट करना, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारी किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, स्टोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और जो है सो कि साथ में एसोसिएटेड कोई किडनी में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो अगर आप किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट अगर जो है सो कि कंजर्वेटिव लेवल पे मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो उसको रेगुलरली फॉलो करना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई दर्द वगैरह अगर नहीं होता है तो भी एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 से 1.5 महीने में जो है तो एक अल्ट्रासाउंड करके कम से कम कंफर्म करें कि आपका स्टोन निकल गया है नहीं, और अगर नहीं निकला है या अगर इस बीच में कभी भी तेज़ दर्द अगर उठता है तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में कंसल्ट करिए। इस चीज़ में आप स्टोन के साइज़ को आप बिल्कुल भी ना देखें, आप अपनी दिक्कतें, सिम्टम्स और उस पे आप ज़्यादा रिलाई करें, और जो ट्रीटिंग यूरोलॉजिस्ट हैं आप उसके एडवाइस पे आप जो है तो कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए। अगला सवाल जुबैर सैफी जी का है, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर? ये मैंने अभी पिछले सवाल के भी आंसर में पूरा डिटेल से समझाया है। मैं फिर से ये बात बोलूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव थिंग इज PSA स्क्रीनिंग। ठीक है, तो 50 की उम्र के बाद कोई भी अगर मेल पेशेंट है तो किसी भी रूटीन क्लिनिक विजिट पे PSA का ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगला सवाल पिंटू चौधरी जी का है, कैन अ फीमेल है प्रोस्टेट कैंसर? नो, नहीं पिंटू जी, फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होता है। प्रोस्टेट का अंग सिर्फ जो है तो मेल्स में ही होता है, और ये प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ मेल में ही होते हैं। अगला सवाल शिखा शर्मा जी का है, आर देयर एनी जेनेटिक फैक्टर्स इन द टेंडेंसी टू गेट किडनी स्टोन्स? शिखा शर्मा जी, ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन किडनी स्टोन जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से 5% से भी कम लोगों में बनते हैं, और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो स्टोन्स बनते हैं वो यूजुअली बचपन में या बहुत ही यंग एडल्टहुड में, मतलब 10 से 15 साल की उम्र में ही प्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई भी बच्चा या अगर जो है तो यंग एडल्ट अगर हमारे पास अगर आते हैं स्टोन के साथ, तो हम उनका पूरा मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन कराते हैं, और जहाँ पे ज़रूरी होती है वहाँ पे हम जेनेटिक इवैल्यूएशन भी एडवाइस करते हैं। अगला सवाल अनुपम शर्मा जी का है, व्हाट आर द यूरिनरी डिसऑर्डर्स? अनुपम जी, मैंने अपने टॉक में पूरा डिटेल से समझाया है कि यूरिनरी डिसऑर्डर सारे क्या हैं। अगला सवाल अनुपम शर्मा जी का है, आई हैड सीवियर पेन वन डे फॉर किडनी स्टोन्स आफ्टर आई स्टार्टेड टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर और मेडिसिन, इज देयर एनी चांस टू गेट दिस अगेन? अनुपम जी, यस। देखिए, सिर्फ जो भी, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में भी बताया कि मेडिकल थेरेपी जो भी आप ले रहे हैं, या हम जो भी मेडिकल थेरेपी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम 10 से 15 दिनों के लिए यूजुअली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और हमेशा हम मेडिकल थेरेपी के बाद कंफर्म करते हैं कि कोई स्टोन निकला है या नहीं निकला है। क्योंकि जैसा मैंने अपने टॉक में बताया कि अगर कोई स्टोन अगर किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है कम्प्लीटली, तो किडनी को ख़राब करने के लिए सिर्फ 3 से 4 हफ्ते ही काफ़ी होते हैं। तो अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको पेन उठा है या उसके बाद अगर पेन उठा है, या अगर आपने कंफर्म नहीं करा है कोई भी, चाहे अल्ट्रासाउंड एट मिनिमम कम से कम एक अल्ट्रासाउंड से अगर आपने ये कंफर्म नहीं किया है कि स्टोन निकल गया है नहीं, तो आप प्रॉपरली आप कंसल्ट करिए और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराइए। क्योंकि सिर्फ दर्द का रुक जाना कोई गारंटी नहीं है कि पत्थर निकल गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन पत्थर की वजह से किडनी का डैमेज चलता जाता है, और ये किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो इसलिए प्रॉपर टाइमली कंसल्टेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमान सिद्दीकी जी का कि नो डाउट रोबोटिक सर्जरी इज टाइम एफिशिएंट हेल्पिंग हैंड टू ह्यूमन, डू यू थिंक रोबोटिक्स कैन ओवरटेक ह्यूमन टच वन डे? नो अमान जी, आई डोंट थिंक रोबोटिक्स कैन एवर टेक अ ह्यूमन टच any day, because ultimately रोबोट एक मशीन है जिसको कंट्रोल सर्जन ही करता है।
रोबोट खुद से ऑपरेट नहीं करता है। रोबोट उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना अच्छा सर्जन हो। अगर अगर कोई सर्जन जो कि लैप्रोस्कोपी में बहुत अच्छा है, तो उसको रोबोट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे अच्छे सर्जन्स हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। उनके लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के भी आउटकम उतने ही अच्छे हैं जितने रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी के हैं। तो इस बात से डेफिनेटली रोबोट एक एवरेज सर्जन जो होता है उसको उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है तो ये डिपेंड करता है सर्जन पे। एंड रोबोट कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन। रोबोट को नहीं पता है कि पेशेंट के लिए किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी अप्रोप्रिएट है। ये यूरोलॉजिस्ट या जो सर्जन अगर जो भी सर्जन जो रोबोटिक सर्जरी यूज़ कर रहा है, ये उसको ही डिसाइड करना है कि किसी पेशेंट के लिए रोबोटिक सर्जरी सबसे बेस्ट है या नहीं है। अगर रोबोटिक सर्जरी अगर वो कर रहे हैं तो एट what step you can in what surgery you should offer robotic surgery। ऐसा नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी हर सर्जरी के लिए ऑफर कर रहे हैं जहाँ पे कॉस्ट इफिशिएंट भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रेडिकल नेफ्रेक्टमी है। रेडिकल नेफ्रेक्टमी में रोबोटिक सर्जरी का कोई यूज़ नहीं है। लैप्रोस्कोपिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी इज सफिशिएंट, इट गिव्स मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन टू द पेशेंट एंड गुड रिकवरी। एंड रोबोट से भी वही सेम चीज़ें मिलती है, बस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जहाँ पे रोबोट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज सफिशिएंट। दूसरी बात कि एक एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी उतनी ही अच्छी है जितनी रोबोटिक सर्जरी है, विथ हाफ द कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश सिंह जी का है, हाउ डू आई गेट रिड फ्रॉम किडनी स्टोन। मुकेश जी, मैंने आपको किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने का सारे जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं मैंने अपने टॉक में अभी बताया है। अगला सवाल रूपाली गर्ग जी का, व्हाट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। रूपाली जी, गॉल ब्लैडर स्टोन यूरोलॉजिस्ट ट्रीट नहीं करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जनरल सर्जन ट्रीट करते हैं। यूजुअली इसके लिए जो है सो कि लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको किसी जनरल सर्जन को कंसल्ट करना पड़ेगा। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमांशु सिंह का, सर ज़्यादा पानी पीने से और मीठा सोडा पीने से पथरी नहीं होती है क्या। ज़्यादा पानी पीने से मैंने जैसे बताया कि पथरी बनने का रिस्क 80 to 90% कम हो जाता है, बट 100% गारंटीड कुछ भी नहीं है। ये सारी जो रिस्क डिडक्शन की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है सो कि प्रिवेंटिव हैं। बट जब एक बार स्टोन जब बनते हैं, कोई भी एक आदमी किसी को भी अगर एक बार स्टोन बना है तो उसको भविष्य में स्टोन बनने का रिस्क नॉर्मल लोगों से 50% रिस्क ज़्यादा होता ही है। उस रिस्क को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। ये जो सारे जो मेजर्स हैं, जैसे डाइटरी केयर या पानी का इनटेक इंक्रीज करना, इनसे ये चीज़ें, इसके चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं, लेकिन 100% रिस्क खत्म नहीं होते हैं। इसलिए रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दोस्तों, ये फेसबुक लाइव सेशन ये मेरे लिए एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं कई लंबे समय से ये सोच रहा था कि ये कोविड-19 की वजह से हमारे यूरोलॉजिकल डिजीजेस बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। एंड आई थैंक यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर गाज़ियाबाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे कि आप लोगों से जुड़ूं और आपको ये बताऊं। आपके सारे सवालों का आंसर करके बहुत ही अच्छा लगा। आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी यूरोलॉजिकल डिजीजेस को इग्नोर ना करें और इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी पूरे केयर के साथ अपने प्रॉब्लम्स के लिए हमें कंसल्ट करें। हमारी यूरोलॉजी की हमारी ओपीडी 12 यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक डेली हर दिन अवेलेबल है। इस दिन आप अर्लीस्ट अपने प्रॉब्लम्स को आप एसेस करिए, और अगर आपको नीड है कंसल्टेशन की तो आप अपॉइंटमेंट लेके और हमें आके मिलिए, बिना बेझिझक, बिना डरे। धन्यवाद।